दोस्तों हमारा 20 मार्च को कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, साथ ही हम वस्तुनिष्ठ भी लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका 3 नंबर वाले प्रश्नों में पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट हो गए। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका 3 नंबर वाला, उससे भी आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा। क्रम से आपको 2 नंबर वाले मिल जाएंगे, फिर 3 नंबर क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ ही जो वस्तुनिष्ठ बताता जा रहा हूँ वो भी मिल जाएंगे। क्रम से आपको सभी वीडियो देखकर आपको कंप्लीट अच्छे से तैयारी करते जाना है। तो हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत में जननांकी की प्रमुख विशेषताएं लिखी। इंपॉर्टेंट है, भारत में जननांकी यानी भारत की जो जनसंख्या है उसी के प्रकार से आपको विशेषता बतानी है। तो यहाँ से आपका जनसंख्या क्या आकार जनसंख्या कैसे आकार है, तो जनसंख्या एक भारत का एक विशाल देश है जिसमें जनसंख्या का आकार बहुत ज्यादा विस्तृत है। ओके, भारत क्या है दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि में। अब क्या है पहले नंबर पर भी आ सकता है चीन को, अगर गैर अच्छे से जनगणना हो जाती है भारत की तो पहले नंबर पर भी आ जाएगा। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही क्या है कमी होने के बाद भारी जनसंख्या कार का बहुत तेजी से बढ़ा है। दूसरा है धर्मों और संप्रदायों का समावेश। भारत एक ऐसा देश में कई सारे धर्म और कई सारे संप्रदाय एक साथ रहते हैं। ओके, और साथ ही स्थान परिवर्तन, स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या में स्थान परिवर्तन करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसी दशा में हम क्या प्रवास स्थानीय गतिशीलता कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माल्थस को यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर क्या मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य है। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो माल्थस का कहना था कि जनसंख्या उस दर को तुलना में, ये माल्थस का सिद्धांत है। माल्थस क्या कहते थे कि जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है ओके, स्पीड से क्या है जो उसके साधन है भरण पोषण के साधन वो नहीं बढ़ पा रहे। ओके, यही बात ये था आपका माल्थस का सिद्धांत, समझाया था पहले वाली वीडियो में। ओके, तो उस दर से क्या है तुलना से अधिक तेजी से बढ़ रही है जिस दर से मनुष्य का भरण पोषण का साधन बढ़ सकते हैं। इस कारण ही मनुष्य निर्धनता की स्थिति में रहने के लिए बांध दो कि मतलब क्या भरण पोषण के साधन कम है, जनसंख्या उससे कई स्पीड से बढ़ रही है, जिस स्पीड से भरण पोषण के साधन बढ़ रहे हैं। इससे क्या है गरीबी और जो निर्धनता बढ़ रही है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की दर से कृषि उत्पादन वृद्धि दर अधिक होती है, इसलिए समाज में समृद्धि का एक ढंग से बढ़ाया जा सकता है तथा जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में रखा जाएगा। या तो मनुष्य अपनी इच्छा से जनसंख्या को नियंत्रण में रख सकता है या फिर प्राकृतिक आपदाओं से। माल्थस का मानना था कि अकाल महामारी जैसी घटनाएं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अपरिहार्य है, मतलब इनका ज्यादा उपयोगी नहीं है। इन्हें प्राकृतिक निरोधी कहा जाता है क्योंकि यह बढ़ती हुई जनसंख्या तथा खाद्य आपूर्ति के बीच असंतुलन को रोकने के लिए प्राकृतिक उपाय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यापार की सफलता में जाति एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं। यानी अगर आपका बिजनेस सफल होता है तो उसमें आपके जो जाति नातेदारी रिश्तेदारी लोग होते हैं उनका किस प्रकार से योगदान रह सकता है। तो पूर्व उपनिवेश काल में तथा उसके बाद भारत में न केवल भारत बल्कि विश्व में अन्य देशों में विस्तृत व्यापारिक संबंध थे। इस तरह व्यापारिक संबंध उन व्यापारी समूहों से द्वारा बनाए गए जिन्होंने आंतरिक और बाह्य व्यापार किए। इस तरह व्यापार समुदाय आधारित रिश्तेदारों जातियों के द्वारा किए गए जाते थे। इसमें परस्पर विश्वास, वफादारी तथा आपसी साझेदारी होती थी। उदाहरण के लिए विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी था, जिसके एक व्यापारी द्वारा जारी हुंडी दूसरे को कोने के व्यापारी तक स्वीकार की जाती थी। विशेष संयुक्त परिवार जाति व नातेदारी के माध्यम से व्यवसाय का निर्माण करते थे। यानी अगर व्यवसाय का निर्माण करना है तो आप देखिए आपको क्या है व्यवसाय एक व्यक्ति से तो होगा नहीं शुरू, क्या है 4-5 लोग 10 लोग टीम चाहिए पड़ता है। ओके, तो अब इसमें किसी लोगों को लाया जाए, आप दूसरे लोग को लाते तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लोगों को जानते हैं, हमारी रिश्तेदारी में लोग हैं हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो हम उन्हें अपने व्यवसाय में क्या है शामिल कर सकते हैं इस प्रकार से। तमिलनाडु के चेट्टियार परिवारों ने जाति आधारित व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ाई जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई और सिलोन तक पहुंची। मारवाड़ी जो भारत में हर जगह पाए जाते हैं जाना माना व्यापारिक समूह है। अतः भारत में एक विदेशी पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें व्यापार जाति नातेदारी ध्यान में रखकर ही किया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदारीकरण की चुनौतियां या फिर आपको पूछा जाए समस्याओं का वर्णन कीजिए। पिछली वीडियो में बताया था उदारीकरण क्या होता है, हम देख रहे हैं उदारीकरण की समस्या क्या है, चुनौतियां क्या है। तो ये आपकी समस्या पहला है, सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए जिन विकास योजना को प्रारंभ किया वे उदारीकरण के कारण ठप हो गई। फलस्वरूप क्या है गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उदारीकरण से सरकार की जो योजना है वो ठप होती जा रही है, जिससे क्या है गरीबी और बेरोजगारी क्या कमी नहीं आ रही है। दूसरा आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी, उदारीकरण के कारण क्या समाप्त होने से कृषि विकास क्या रुक गया है, ग्रामीण क्या निर्धन होने लगे हैं। साथ ही उदारीकरण से मध्यम वर्ग के जो उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, पर परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग में क्या है ऋणग्रस्तता भी होते जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद क्या है, आमतौर पर यह किन कारकों पर आधारित होता है।
तो क्षेत्रवाद के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब कोई अपने क्षेत्र को प्रेम करने लगे और दूसरे क्षेत्र को घृणा करने लगे तो उसे क्या है, क्षेत्रवाद एक बार से कहा जाता है। यानी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मांगे करें, ओके, और दूसरे क्षेत्र से चाहे घृणा करे, दूसरे क्षेत्र कुछ भी हो, लेकिन केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहा है, वो आपका क्षेत्रवाद कहलाता है। ओके, अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देना ही क्षेत्रवाद के रूप है। इसमें दूसरे क्षेत्र के लोगों को विदेशी टाइप का समझा जाता है। ओके, है एक ही देश में, अब अपने देश में कई सारे क्या है जातियाँ रहती है, कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने धर्म की मांग कर रहे हैं, तो अन्य धर्मों को क्या घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये भी आपके क्षेत्रवाद के अंतर्गत रहेगा। उदाहरण के लिए पंजाब में बिहारी को और विदेशी एक प्रकार से समझा जाता है। इस प्रकार से ही क्षेत्र के हितों की मांग को हम क्या है क्षेत्रवाद कहते थे। क्षेत्रवाद के बारे में बता दिया है। अब क्षेत्रवाद के आपके क्या कारक दिए गए हैं, और क्या कौन कौन से कारक होते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद असंतुलन क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण होता है। साथ ही क्षेत्र को केंद्र की अधिक सहायता प्राप्त होती है तथा किसी को कम तो किसी क्षेत्र को क्या है स्वयं के साधन अधिक होते हैं। यानी अब कई सारे क्षेत्र हैं तो सरकार क्या है किसी क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देती है, किसी क्षेत्र या एरिया में कम ध्यान दे पाती है। इससे क्या क्षेत्रवाद को बड़ा बढ़ावा मिल जाता है। ओके, इससे जो क्षेत्रवाद है कहते हैं कि आप दूसरे क्षेत्र को ज्यादा विशेष महत्व दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र को नहीं देख रहे हैं, तो इससे क्या है भावनाएं भड़कने जाती है। और साथ ही इसमें अलग अलग भाषाएं भी हैं, अलग अलग रहन सहन भी है, इससे भी क्षेत्रवाद को जन्म मिलता है। तो ये सब आपके कारण दिए। साथ ही राजनीतिक दल भी सामने आते हैं और क्षेत्रवाद को भड़काने का काम करते हैं। तो ये आपके क्षेत्रवाद क्या है और क्षेत्रवाद के कारक दिए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समाज में नागरिक समाज की क्या प्रासंगिकता है, समझाइए। समाज जो हमारे वर्तमान समाज है इसमें नागरिक समाज की आपको प्रासंगिकता बनानी है। तो नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है किंतु राज्य तथा बाजार दोनों ही क्षेत्रों से बाहर होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक क्षेत्रों का गैर राजकीय और गैर बाजारीय हिस्सा भी होता है। इसमें व्यक्ति संस्थाओं तथा संगठनों के निर्माण के लिए एक दूसरे के जुड़े जाते हैं। ये सक्रिय नागरिक का क्षेत्र होता है। व्यक्ति सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, सरकार को क्या है प्रभावित करके तथा अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके वर्तमान समाज में नागरिक समाज की भी भूमिका दी हुई है। पढ़ते आपको क्या तैयार करना है, चीज़ों को समझना है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। हम नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे टेलीविजन के दुष्प्रभाव के, जैसे क्या है टेलीविजन देखने से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मास मीडिया के साधन कौन से हैं? क्या मास मीडिया आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है? अभिन्न अंग जिसे हम क्या है जीवन से एकदम अलग ना कर सके, ओके, जिसके बिना हम रह ना सके, इस प्रकार से एक मास मीडिया बन चुका है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मास मीडिया का मतलब क्या है? तो मास मीडिया से अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिसमें समाचार पत्र, रेडियो, फोन, आपका रेडियो हो जाता है, फोन हो जाता है, पत्रिकाएं हो जाती है, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल आदि, ये सब क्या है मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं। और आज मास मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम प्रातः से रात्रि तक क्या किसी न किसी माध्यम से क्या प्रयोग करते ही रहते हैं। किसी न किसी पहले मोबाइल चलाते रहेंगे, फिर कंप्यूटर में काम करते रहेंगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो हर प्रकार से हम क्या है मास मीडिया पर निर्भर होते हैं। प्रायः रेडियो, टीवी, समाचार पत्र हमारा दिन से प्रारंभ करते हैं। टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल हर घड़ी हमारे के लिए आवश्यक बन गया है। प्रातः काल उठते ही सभी बच्चे क्या है अधिकतर मोबाइल पर मिस कॉल देखने लगते हैं। कार्य करने पर हर वर्ग हम मोबाइल पर निर्भर है। कार्य के लिए उनमें संपर्क किया जा सकता है। देश विदेश में बातचीत मोबाइल द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी ऐसे टॉपिक ही आप जानते होंगे, पढ़ लिया है तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ लिख पाएंगे। नेक्स्ट जननांकी के महत्व को समझाना है। जननांकी के क्या क्या महत्व हैं? तो आपका वर्तमान में कोई नियोजन का युग है। कोई भी देश अपनी जनसंख्या घनत्व, मृत्यु दर, जन्म दर, लिंग अनुपात समझने बिना कार्यक्रम और नीतियों का निर्माण नहीं कर सकता है। किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र जनसंख्या ही होता है। जनसंख्या संबंधित विशेषताओं को जानने के बाद ही रोजगार के हम क्या अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही समाज के संगठन को बढ़ाने के लिए जननांकी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या नीति को सफल बनाने के लिए क्या सुझाव है? तो जनसंख्या नीति को सफल बनाना है तो उसके लिए क्या सुझाव है? पहले क्या है लोगों को इसलिए प्रेरित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। साथ ही क्या है शिक्षा को क्या है प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो ये आपके पॉइंट बताए जा रहे हैं। साथ ही इससे पहले वाले क्वेश्चन आपके 3 नंबर क्वेश्चन बताए थे उसमें भी ये टॉपिक मैंने आपको कवर कराया था। नेक्स्ट उदारीकरण के लाभों या गुणों का आपको बताना है। उदारीकरण के क्या क्या लाभ होते हैं? तो ये आपके उदारीकरण के लाभ दिए। देखिए पहले आपको वीडियो में 3 नंबर वाली में उदारीकरण समझाया था, इससे पहले अभी क्वेश्चन में मैंने आपको उदारीकरण के दोष बताए, अब उदारीकरण के लाभ बताए। यानी उदारीकरण वाला टॉपिक हर प्रकार से आपको पढ़ना। तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो उसके बारे में पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, फिर उसके क्या लाभ होने वाले, उसके क्या दोष हैं, ओके, वो आपको क्लियर होने चाहिए। लाभ और गुणों में एक ही में आ जाता है। तो उदारीकरण के लाभ या गुण बताइए, तो आपके दिए हुए हैं कि उदारीकरण से क्या निजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न नियमों व प्रणालियों में सरलता आने से निजी उद्यमियों को आगे आने का क्या अवसर प्राप्त होता है। उदारीकरण से क्या नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का देश में आयात सरलता से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आयात इसलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि सरकार क्या है हस्तक्षेप कम करती है। उदारीकरण का मतलब ये है सरकार क्या है जो व्यवसाय में क्या हस्तक्षेप कम करें। विभिन्न ओके जिसमें लाइसेंस क्या कई बहुत सारे ऐसे उद्योग कर देते हैं जिसमें अब लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विभिन्न उद्यमी विश्व में विभिन्न क्षेत्र प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। विभिन्न व्यवसाय को आपसी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखना भी पड़ता है। साथ ही उदारीकरण से
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्यमी को व्यापार की ओर आकर्षित करती है, जिससे कम से कम कीमत पर वस्तु का उत्पादन आवश्यक हो जाता है, जिससे उपभोक्ता को लाभान्वित होते हैं, उपभोक्ता को क्या लाभ पहुंचता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदाहरणों की सहायता से पंडीकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। पंडीकरण के बारे में आपको बताना है। देखिए, पंडीकरण का अर्थ होता है जब कोई वस्तु बाजार से में पूर्व में खरीदी बेची नहीं जा सकती हो किंतु बाद में खरीदी बेची जा सकती हो। उदाहरण के लिए श्रम और कौशल अब एक ऐसी चीज है जो खरीदी और बेची जा सकती हैं बाजार में। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मानव अंगों की बिक्री, पैसों के लिए गरीब लोग क्या है, गरीब लोगों द्वारा अमीर लोगों को अपनी किडनी का बेचना, तो ये आपका है पंडीकरण। पंडीकरण का मतलब है कि हम पहले से जैसे आपको किडनी है किसी को बेच रहे हैं, तो जब आवश्यकता पड़ती तब तत्काल दिया जाता है, तो उसकी यहाँ से बात हो रही है, इसलिए वो लैंग्वेज आपको अगर पहली लाइन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या लिखा है कि जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व से पहले से क्या खरीदी बेची नहीं जाती, कि पहले से रख लिया है, ओके, फिर जब जिसे चाहिए तो ले जाए, ओके, वो ऐसा नहीं रहता सिस्टम, किंतु बाद में हमेशा खरीदी बेची जा सकती है, उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। साथ ही विवाह की भी हम बात करते हैं, तो विवाह पहले क्या परंपरागत रूप से होता था, परिवार के द्वारा, लोगों के द्वारा होता था, लेकिन अब क्या है बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं, ओके, जैसे आपने शादी.com भी देखा होगा, तो उसमें क्या है, अब उसमें भी आप क्या है मैरिज के लिए क्या है देख सकते हैं। और पहले की जो शादी होती थी बड़े बुजुर्गों के द्वारा होती थी, लेकिन अब क्या है ये क्या है ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा, तो ये सब क्या है पंडीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, इन्हें राज्य के संरक्षण क्यों जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, कुल जनसंख्या में कोई समूह जो धर्म, जाति या किसी और आधार पर कम संख्या में हो, अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं। भारत में मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन धर्म ये अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदू क्या है बहुसंख्यक है, बाकी जो मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है तो भारत में, लेकिन बहुत कम संख्या में, ओके, मतलब और अन्य धर्म जैसे हिंदू धर्म के पीछे, इसलिए तो ये क्या है अल्पसंख्यक समुदाय में गिने जाता है। अब इनका संरक्षण क्यों जरूरी है, तो अल्पसंख्यक वर्गों का राज्य में संरक्षण जरूरी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम संख्या होने पर अगर उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो बहुसंख्यक वर्ग उन्हें क्या तंग करने लगे। जो बहुसंख्यक वर्ग है पर जो अल्पसंख्यक लोगों की कम संख्या है तो उन्हें क्या परेशान कर सकता है यदि क्या राज्य संरक्षण नहीं दे रहा है। इसलिए राज्य का संरक्षण देना बहुत जरूरी है। उनका हर एक प्रकार का शोषण भी किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि श्रीलंका की तरह जाति संघर्ष उत्पन्न हो जाए। श्रीलंका का अगर जाति संघर्ष आपको पता होगा, ओके, इसमें सिंगली समुदाय होते हैं और तमिल समुदाय थे, तो उनमें किस प्रकार से जाति संघर्ष था, तो वो भी यहाँ अगर हो सकता है। ओके, इसलिए ही भारत में अल्पसंख्यकों को राज्य द्वारा हर एक प्रकार से क्या संरक्षण दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है सोशियोलॉजी कोर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, साथ ही आपकी 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले और अलग से आपको वस्तुनिष्ठ भी दिए जाएंगे। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप क्या है बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाचार पत्र आज पाठकों की रुचि अनुसार सामग्री छापते हैं, क्या यह सही है? हाँ तो कारण के साथ बताइए। लेकिन अब मतलब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब जो समाचार पत्र में जो जानकारी आती है वो जैसे जनता पढ़ना चाहती है उसी के अनुसार दी जाती है, तो क्या ये सही बात है? तो समय के साथ साथ समाचार पत्रों की सामग्री बदली है। आज समाचार पत्र हर वर्ग के आयु के लोग पढ़ते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपनी पसंद सामग्री पढ़ते हैं, तो हर क्षेत्र में समूह के लोगों तथा समाचार पत्र पहुँचता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण लग रहा था कि प्रिंट मीडिया का प्रसार कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या अनेक समाचार पत्र आज भी बाजार में हैं और कई भाषाओं में हैं। सबकी रुचि देखते हुए समाचार पत्र के अनेक स्तंभ निकालते हैं। अनेक स्तंभ यानी मैंने आपको हिंदी में समझाया था, कई सारे क्या स्तंभ होते हैं। जैसे आपका क्या है, एक आपका बॉलीवुड वाला होगा, एक आपका खेल वाला होगा, एक आपका बिजनेस वाला होगा, एक सामान्य न्यूज वाला होगा। इस बार से कई सारे उसमें क्या है आपके स्तंभ होते हैं। तो अतः सबकी क्या है रुचि को देखकर, किसी को मनोरंजन है, किसी को खेल पसंद है, समाचार है, कहानियां हैं, लेख भी आती हैं, वार्तालाप आती है, इन सभी को आपको है इसमें जोड़ा जाता है। हर स्तंभ होते हैं आपके अखबार में, आदि को ध्यान रखकर आज समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो वृद्ध पूरा समाचार पढ़ते हैं, युवा रुचि अनुसार पढ़ते हैं। मीडिया के अन्य साधनों के कारण समाचार पत्र भी पाठकों के वर्ग बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वह वस्तु हर आयु की रुचि अनुसार छापता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या एक जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो खत्म हो रहा है? उदारीकरण के बाद भी भारत में एफएम स्टेशनों की सामर्थ्यता की चर्चा कीजिए। यानी अब क्या है, जैसे मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया है, तो रेडियो का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो रेडियो के जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। साथ ही एफएम रेडियो होता है, एफएम स्टेशन होते हैं, उनको भी क्या है कि अब भारत में उदारीकरण के कारण ये बच रहे हैं कि नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि इनकी सार्थकता आपको बतानी है, सामर्थ्यता बतानी है। तो बताया जा रहा है कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण 1925 में शुरू हुआ था, जब रेडियो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम पेश किया गया था। उसके बाद लेकर अब तक रेडियो अमीरों तथा निर्धन लोगों का मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन रहा है।
एक जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो अब क्या है, खत्म नहीं हो रहा है। समाचार पत्रों के बाद रेडियो ही एक ऐसा साधन है जो हर व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। ओके, लेकिन फिर भी क्या एक बार से धीरे धीरे अब क्या समाप्त की ओर है। आज के आधुनिकीकरण के समय एफएम स्टेशनों का सामर्थ्य काफी बढ़ गया है। रेडियो स्टेशनों के निजीकरण तथा समुदाय के स्वामित्व वाले रेडियो स्टेशनों के सामने आने के रेडियो स्टेशनों के अधिक विकास हो रहा है। लोग स्थानीय समाचारों को सुनना पसंद करते हैं क्योंकि देश में एफएम चैनलों का सुनने वाले कार्यक्रमों के दौरान प्रश्न पूछकर उपहार भी दिए जाते हैं। इस प्रकार एफएम रेडियो देश भर में क्या प्रसिद्ध हो रहा है और ये आपका बताया जा रहा है, तैयार आपको कर लेना है। मेन क्यों आपकी प्रसिद्धि कारण क्या है कि जो और भी चैनल आते हैं वाली टीवी में, इंटरनेट में, ओके, वो हमारे क्या है, हमारे एरिया संबंधित नहीं होते, हमारी क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा नहीं होते, ना ही हमारे क्षेत्र विशेष की सूचनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो रेडियो वगैरह होते हैं वो हमारे क्षेत्र विशेष से भी बनते हैं, तो इसलिए वो क्या चल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट है, संप्रदायवाद या फिर साम्प्रदायिकता क्या है। दो दुष्परिणाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है साम्प्रदायिकता वाला टॉपिक, तैयार करके हमें रखना है। साम्प्रदायिकता का अर्थ होता है कि धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जो क्या है, अपने ही समूह के वैध या सर्वश्रेष्ठ बनाती है। साम्प्रदायिक का मतलब है कि देखिए बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति यही कहे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे धर्म से उसकी बुराई करे, दूसरे धर्म की अपने धर्म की अच्छाई करे, तो इसमें क्या होगा, दोनों जो धर्म के मतलब कई सारे धर्म के लोग हैं आपस में क्या लड़ाई हो जाएगी। तो यही आपका होता है साम्प्रदायिकता में। तथा अन्य समूह निम्न आबे तथा अपना विरोधी समझते हैं, अर्थात साम्प्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीति विचारधारा है। और इसके दुष्परिणाम क्या होता है कि आपसी इसमें क्या दोष हो जाता है, आपसी द्वेष हो जाता है, आपस में लोग लड़ने लगते हैं धर्म के नाम पर, और इससे क्या आर्थिक हानि भी होती है। ओके, जैसे क्या आर्थिक हानि की मान लीजिए आंदोलन वगैरह हो गया, ओके, आंदोलन नहीं, साथ ही क्या है लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो लोग क्या है एक दूसरे की दुकानें जला देते हैं, गाड़ियाँ क्या आग के हवाले कर देते हैं। ओके, और साथ ही इसमें क्या है इन्हें काबू पाने के लिए भी न जाने कितना धन व्यय करना पड़ता है, तो इस प्रकार से आर्थिक हानि भी होती है, आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो ये जितने क्वेश्चन बताएं सिलेक्टेड सभी आपको तैयार कर लेने, इससे पहले भी 3 नंबर वाले बताएं, उन्हें भी आपको पढ़ लेना है। आगे हम क्या 4 अंक की वाले प्रश्न देखेंगे। क्रम से दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो आपको दोस्तों 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज जो है 25 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयार कर लेना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।